ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इसका अभ्यास अपने को प्रारंभ करना है। और बहुत से लोगों को लगेगा कि ये तो पहले भी चल चुका है या पहले भी इसका अभ्यास हुआ है, तो फिर से क्यों करना है या इसमें ऐसी क्या विशेष बात है। चूंकि बहुत महान ग्रंथ है और इसका अभ्यास अपन जब करेंगे तो इसमें समय भी बहुत लगने वाला है। अभी आप ये मान के चलिएगा कि लगभग मेरा जो अंदाजा है, मोटा मोटा अनुमान, वो लगभग लगभग 2 साल तो लगेंगे। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहें और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका खुद का मन होगा कि ये निरंतर चलता ही रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना गजब का ग्रंथ है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, अभी अपन इसका परिचय देखेंगे। आज से विषय चालू नहीं होगा, आज तो सिर्फ आपको मैं इसका इतिहास बताऊंगा, टोडरमल जी की और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की महानता बताऊंगा। आज अपन चर्चा करेंगे कि ये ग्रंथ में ऐसी क्या खास बात है जो इसका इतना नाम लिया जाता है या इतना चर्चा में रहता है, या क्यों इस पर इतना अध्ययन इसका करना जरूरी है, क्यों इसको इतनी गंभीरता से पढ़ना जरूरी है। ये तो आप सबका उत्साह देखते हुए भी नजर आ रहा है। जैसा सोचा था कि भाई शाम के समय ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको शाम को रखा गया। रत्नकरण श्रावकाचार्य को फिर अपन ने सुबह की, क्योंकि थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों उससे भी ज्यादा जरूरी है। रत्नकरण श्रावकाचार्य भी अपने आप में बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझना पढ़ना क्यों ज्यादा जरूरी है, ये थोड़े समय में आपको मालूम चल जाए। एक बात कि भाई बार बार ये विषय क्यों आता है, क्यों इसकी चर्चा होती है। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपसे कहूं तो जैसे एक सूरदास जी थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सूरदास जी का एक छंद था, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। क्या कि जैसे जहाज का पंछी होता है ना, जहाज का पंछी उड़ उड़ करके कहाँ पे घूमेगा, समुद्र में किधर घूमेगा। पानी के जहाज से अगर वो उड़कर जाएगा भी सही तो किधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर घूम फिर करके वापस से जहाज पे ही आता है। अन्य जगह सुख नहीं पाता। वो खैर उन्होंने उनके विषय के लिए कहा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से तो ऐसा जुड़ान, मतलब मेरा तो व्यक्तिगत रूप से है, आप लोगों का भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा है कि इसको छोड़ने का मन नहीं करता। और भी जो अपनी चर्चाएं चली, पहले अष्टपौड़ भी हुआ और दूसरे ग्रंथ भी हुए, उन सब में आपने देखा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक गाहे बगाहे आ ही जाता है बीच में अपने आप। क्योंकि आप उससे, अगर आप स्वाध्यायी हो, आपको जैन दर्शन अच्छे से समझना है, तो यूं समझ लेना कि इस युग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक से हट करके तो आप रह नहीं सकते। हाँ, जिसने हर कहीं पे धर्म माना हो, जिसने हर कुछ व्याख्याएं अपनी निकाल ली, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर जिनवाणी का सही अर्थ समझना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़े बिना, समझे बिना ये काम हो नहीं सकता। इसलिए इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान करके चलिए, जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए इसको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो महानता है वो अभी आपको मालूम पड़ेगी। थोड़ा सा इतिहास भी अपन देखेंगे। महानता जानने के लिए इतिहास भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसी से मालूम पड़ता है कि इसकी क्या विशेषता रही। आज आपके सामने जो पुस्तकें हैं आप लोगों ने मंगा ली होंगी, या तो मंगलायतन से प्रकाशित या टोडरमल स्मारक से प्रकाशित, दोनों जगह से प्रकाशित पुस्तकें हैं, है ना। और काफी एक अच्छा रूप उसमें आपको दिखाई देता है। आगे प्रस्तुति दिखती है, उसमें विषय सूची भी नजर आती है।
उसके बाद आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी वगैरह परिशिष्ट भी नजर आता है, पद्यानुक्रम भी नजर आता है। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं आएगी। अब मैं आपको जो इतिहास बताऊंगा ना, तो आपको उन लोगों की महत्ता आएगी कि जिन्होंने इस ग्रंथ को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। आगे बढ़ाने में योगदान दिया, इसमें उनकी महानता नहीं। ग्रंथ अपने आप में इतना महान था कि लोग, बड़े से बड़े लोग उससे जुड़ते गए और उसके पीछे कुछ ना कुछ काम करते गए। तो थोड़ा सा अब अपन इसका पूर्व इतिहास देखते हैं, इसका प्रचलन कितना ज्यादा था। और आज के युग में जो आपको नजर आता है, ये तो उस पीछे चले आए प्रचलन का एक जरा सा रूप है। कैसा था प्रचलन? अगर आप लोग हस्तलिखित प्रतियां देखते हो, जैसे अपन रत्नकरण जी की पढ़ रहे हैं, इसके पहले अष्टपाउड़ जी की पढ़ रहे थे, ये भी अपन मूल से ही पढ़ेंगे। आपके हाथ में जरूर हिंदी में छपी हुई है, लेकिन आपको ढूंढारी से पढ़ना आ जाएगा। अपन यहाँ पे मूल से ही चलेंगे। मूल माने खुद टोडरमल जी के हाथ की लिखी हुई वो प्रति भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो भी कैसे मिली, क्या मिली, उसका भी इतिहास बताएंगे। पहले तो ये समझे, हस्तलिखित ग्रंथ अगर आप समझते हो, जानते हो, तो किसी भी आपके यहाँ के पुराने मंदिर में जाकर के देखना। पुराने किसी भी मंदिर में जहाँ पे हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हो, वहां मेरी गारंटी है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इतना जबरदस्त प्रचलन था कब? कि जब ग्रंथ छपते नहीं थे, जब ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हुआ करता था, जब हाथ से लिखे जाते थे, हाथ से ही फैलाए जाते थे लिख लिख कर। माने जिस लेखक ने ग्रंथ लिखा, अब उसकी कॉपी होती थी, और वो कॉपी करने वाला हाथ से लिखता, उसके बाद फिर कोई दूसरे उसकी कॉपी करते, फिर तीसरे उसकी कॉपी करते, ऐसे कॉपी होते 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 सब मंदिरों में, सब ग्रंथालयों में पहुंचती थी। और पहले ये काम बहुत आसानी से नहीं होता था, मशीनों से नहीं होता था, हाथ से लिखने वाले लिखते। आया समझ में? और लिखते थे लोग आखिर में कि भैया कमर दुख गई लिखते लिखते, गर्दन दुखने लगी, बहुत कष्ट पूर्वक लिखा है, इसलिए तुम बहुत विनय से रखना, इसको फाड़ना मत, ये तेल वेल मत गिरने देना, पानी मत गिरने देना, दीमक वगैरह मत लगने देना, हमारी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। ऐसा बहुत से लोग पीछे लिख दिया करते थे, लिखने वाले। आया समझ में? मतलब कॉपी करने वाले। तो ऐसी प्रतियां पहले बहुत मिलती थी। मैंने कहा ना आपको, किसी भी मंदिर में जहाँ पे आपको पुराने हस्तलिखित ग्रंथ दिखते हैं, वहां पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिले, ये बात ही असंभव। मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। और उसके अलावा भी जब छपने लगे ग्रंथ, आपको क्या लगता है ग्रंथ कब से छप रहे हैं भारत? जब से भी छप रहे हो, मान लो 1850 के बाद से लगभग लगभग छपने लगे। वैसे उसके पहले भी वो लिथोग्राफ वगैरह चलता था, उसके माध्यम से छपते थे। आजकल सब कंप्यूटर युग है ना? अभी तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पहले ग्रंथ कंप्यूटर के पहले कैसे छपते। बड़े बड़े छापे खाने होते थे, उनमें एक एक अक्षर सेट किया जाता था धातु का, और फिर वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता था, उससे पूरा पेज छपते थे। ये सब काम पहले हुआ करता। तो ये ग्रंथ इतना विशिष्ट था, आपको विश्वास नहीं होगा, सन 1897, 1897, कितने साल हो गए? लगा लो हिसाब। 126 साल पहले, 126 साल पहले ये ग्रंथ छपा था। कहाँ से छपा था? लाहौर से। सबसे पहले छपा था लाहौर से, है ना? ये चीजें नोट करने की नहीं है। ये तो एक सामान्य इतिहास में आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो सब प्रतियां मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जरूर। इसलिए दिखाऊंगा कि उस जमाने में भी लोगों को महत्व कितना था, और उन्होंने टोडरमल जी के लिए क्या लिखा। अपन अभी जो चर्चा करेंगे, इसमें चार पांच बातें हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, उन पर विशेष जोर देंगे। सबसे पहली बात तो ग्रंथ का नाम। ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कि मोक्ष मार्ग प्रकाश है, क्या है, इसके संबंध में भी बहुत उहापोह चली विद्वानों में। उसके अलावा समझ लीजिए, टोडरमल जी के साथ लगने वाला आचार्य कल्प। आचार्य कल्प शब्द कब से प्रयोग में आने लगा? हमारे दिमाग में आता है कई बार प्रश्न। बहुत से लोग पूछते भी, आचार्य कल्प की उपाधि किसने दी? किसने दी या नहीं दी, वो विषय तो अपन नहीं ढूंढ सकते, लेकिन कहाँ सबसे पहले दिखता है वो मैं आपको दिखाऊं कि कब से चलन में आया। और टोडरमल जी का भी जीवन परिचय धीरे धीरे आएगा ही सही, जैसे जैसे ये प्रतियां अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो यूं समझो आप कि संवत 1822-23 के लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन संवत 1822-23 के लगभग ये लिखा जा रहा था। बल्कि 1824 मान लो, क्योंकि संवत 1823-24, संवत 1823-24 का मतलब हो गया
सन 1767, है ना, 57 साल पीछे चले जाइए तो 1767 के लगभग बैठेगा। 1766-67 के आसपास टोडरमल जी लिख रहे थे, और उस समय उनकी हत्या करवाई गई थी। वो क्यों हुई थी और उनका क्या परिचय है वो भी अपन देखेंगे। तो टोडरमल जी उस समय लिख रहे थे, ये ग्रंथ ये चल रहा था कान से, और लगभग 3-4 साल से चल रहा था, मामूली ग्रंथ नहीं था ये। 3-4 साल से चल रहा था। कैसे कह सकते हो 3-4 साल से चल रहा था? कि संवत 1821 में, संवत में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि संवत से अपने को वो सब याद है। आप वो सन में लगाना चाहो तो 57 साल पीछे चले जाओ। तो ब्रह्मचारी रायमल जी ने इंद्रध्वज विधान महोत्सव की पत्रिका लिखी थी, आमंत्रण पत्रिका। उस पत्रिका में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का जिक्र भी किया था। आया समझ में कि वो भी लिखा है, वो लिख रहे हैं। और मालूम कितना लिखा था उसको? 20,000 श्लोक प्रमाण। अभी कितना मिलता है? अभी 10,000 श्लोक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं। ये उन्होंने उस टाइम लिखा, तो हो सकता है कि इतना लिखने वाले हैं, लगभग लगभग ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ वो लिखना चाह रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मिलता तो है ही नहीं, तो उस टाइम पे तो उपलब्ध था नहीं। उस जमाने में ये लिख रहे थे। कब लिख रहे थे? संवत 1823-24, यानी कि सन 1767 के आसपास, 66-67 के आसपास। ठीक है ना? अब उससे 130 साल बाद ये ग्रंथ छपा गया। लाहौर से छापा, सबसे पहले छपा लाहौर से। लाहौर तो पाकिस्तान उस जमाने में हिंदुस्तान में ही था, है ना? उस जमाने में तो हिंदुस्तान में ही था। मेरे पास मोक्षमा प्रकाशक की लगभग 17 प्रतियां, 17 तरह की, 17 अलग अलग जगह के प्रकाशन इतिहास में छपे हुए। इसके अलावा और भी छपे हैं। इंग्लिश में छपा है, और गुजराती में छपा है, मराठी में, कन्नड़ में छपा है, और भाषाओं की बात नहीं करता, उर्दू में छपा है। उर्दू में बहुत पहले छपा। लेकिन वो चीजों को छोड़ के उनके अलावा 17 है मेरे पास। उनमें से कुछ एक विशिष्ट हैं, जिन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आपके हाथ में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये किसके थ्रू आया, ये जानना जरूरी है। हमको ये नजर आता है, मतलब जो भी संपादक होते हैं, जो भी प्रकाशक होते हैं, जैसे मान लीजिए सोनगढ़ का छपा हुआ है, तो सोनगढ़ का आपको उसकी महिमा आएगी। टोडरमल स्मारक से छपा हुआ है तो उनकी महिमा आएगी। छोटे दादा की, भारिल साहब की, उनकी महिमा आएगी। या मंगलायतन से छपा है तो वहां की महिमा आएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रूप आज आप देख रहे हो, ये ऐसा का ऐसा नहीं था। ये इस रूप में था नहीं। शुरुआत हुई इसकी सन 1897 से। वो प्रति मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। उसमें जो विशेष बात है, थोड़ी सी उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। देखिए, थोड़ा आज विषय चालू नहीं होगा तो बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या बता रहे हैं ये। लेकिन आपको इसमें दिखेगा कि कैसे ये काम का है। ये सबसे पहले छपा, ये यहाँ लिखा ना, संवत 1954, यानी कि सन 1897। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। ये उस जमाने की प्रिंटिंग है, और इस तरह की हुआ कर। ये तो एक चेतावनी भी है भैया। और इसमें देखो कीमत, देखो आप, 3 रुपए। 3 रुपए का मतलब समझ रहे हैं? उस जमाने के 3 रुपए। 3 रुपए तोला सोना भी नहीं होगा उस टाइम पर। 3 रुपए का उस जमाने में, 1897 में। और अपन देखेंगे आगे, सन 1960 में भी 3 रुपए कीमत। इसके तो पहले सन पेज में क्या लिखा? 1800, है? इसके पहले पेज में क्या लिखा है, पढ़ना है वो? अरे वो आप पढ़ लीजिएगा बाद में, है ना? वो चीज काम की नहीं है, इसलिए मैं उस पर जोड़ नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा ऐसे एक एक चीज देखेंगे तो। सबसे खास चीज इसमें ये कि सूची पत्र जो आज आपको दिखता है, उसका ये सबसे पहला रूप। सूची पत्र इस तरह से 1897 में छपा था। और यहाँ जो अपने को बात करनी है, इसकी भूमिका थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उस जमाने में उनको टोडरमल जी का कितना बहुमान था, ये आप देखिएगा। मैं पढ़ता हूँ इसको। विदित हो कि दिगंबर जैन संप्रदाय के आचार्यों ने न्याय, व्याकरण, अलंकार, काव्य कोश, छंद, अध्यात्म, पुराण, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में लक्षों ग्रंथों की रचना करी है, जिनकी बुद्धि की वैभव देखकर अन्य मतानुयायी बड़े बड़े विद्वान पंडितों की बुद्धि आश्चर्य के भंवर में चक्रित हो जाती, और जिनका सिंहनाद सुनकर दीन मृगवत कांपते हैं। परंतु वह सब ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत भाषा में है। इसलिए अबार, अबार यानी अभी, इस निकृष्ट काल के हीन बुद्धि के धारक जैन लोग, उस जमाने की क्या बात जब अभी ऐसी स्थिति है तो, निकृष्ट काल के हीन बुद्धि के धारक जैन लोग उनके रसास्वादन से तृषातुर ही रहते हैं। ऐसी
इनकी दुर्दशा देख अति करुणा भाव धर परम उपकारार्थ कितने बुद्धिमान पंडितों ने कुछ ग्रंथों का देश भाषा में अनुवाद किया तथा पूर्व ग्रंथों के अनुसार नवीन भाषा ग्रंथों की रचना करी तथा संस्कृत प्राकृत ग्रंथों पर टीका लिखी। तथा ही अब अब से 135 वर्ष पूर्व आ गई ना बात। ये 135 वैसे इनका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये 1897 में छपा था और उससे 135 तो उस टाइम पर इस तरह का भ्रम भी था लोगों में कि ये कब छपा है, इनकी आयु के संबंध में भी भ्रम था, इसलिए 135 तो गलत है। ये असल में 175 बनेगा, 175 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ के छपने से। जयपुर नाम राजधानी में, अब विशेषण देखिएगा, टोडरमल जी के लिए क्या क्या विशेषण दिए गए ये दिखाने के लिए मैंने ये सब पढ़ा। श्रीमान, अखिल विद्या निधान, आचार्य समान, विद्वान, पंडित गण शिरोमणि, पंडित श्री 108 टोडरमल जी। ये विशेषता देखिए आपने यहाँ क्या कहा, सबसे पहले श्रीमान। ये आज के जमाने का श्रीमान नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी जैसे आप हर किसी के नाम के आगे श्रीमान लगा देते हैं, पहले कोई हर किसी के नाम के आगे श्रीमान नहीं लगाया जाता। श्री विशेष, जिसके पास कुछ कुछ विशेष उपलब्धि हो उसके साथ ही श्रीमान लगाया जाता। रुपए पैसे वाले को तो श्रीमान कहते ही हैं, लेकिन उस जमाने में सिर्फ रुपए पैसे से मतलब नहीं था। कोई बहुत विशेष बुद्धिमान हो, विशेष ज्ञानी हो, उनके लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाता। और क्या लिखा, अखिल विद्या निधान। अभी थोड़ी देर बाद अपन चर्चा करेंगे टोडरमल जी कैसे अखिल विद्या निधान। जब उनका थोड़ा सा परिचय अपन समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये विशेषण कोरा नहीं है कि सिर्फ डायलॉग बाजी करने के लिए लिख दिया हो। अखिल विद्या निधान, अखिल विद्या निधान माने इस सारी ही विद्याओं में पारंगत, साहित्य संबंधी जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपन प्रैक्टिकल घटित करके देखेंगे। अखिल विद्या निधान, आचार्य समान। देखो यहाँ आचार्य कल्प तो नहीं आया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने आचार्य समान लिखा था टोडरमल जी के। और क्या लिखा, विद्वान, वो तो थे ही। पंडित गण शिरोमणि, पंडितों में भी श्रेष्ठ, क्योंकि उस युग के पंडित भी जिनकी साक्षी देते थे, जिनका नाम पत्रिका में एक क्या कहें आकर्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। वो जो मैंने अभी आपको बताया संवत 1821 में इंद्रध्वज विधान महोत्सव रचा गया था, उसके विज्ञापन के लिए टोडरमल जी का नाम लिखा उन्होंने कि यहाँ पे टोडरमल जी विराजते हैं, है ना। इस काल में महान बुद्धि के धारक टोडरमल जी विराजते हैं, इनसे मिलने पर सारे संदेह दूर होते हैं। महान बुद्धि के धारक टोडरमल जी, यासु मिले सर्व संदेह दूर होए है, इस तरह का वहां पे वाक्य लिखा उन्होंने। ऐसे खास चीज तो ये है कि इनको इतनी महिमा आई कि टोडरमल जी के साथ इन्होंने 108 भी लगाए। पंडित गण शिरोमणि पंडित श्री 108 टोडरमल जी हुए, जिन्होंने प्रथम निम्नलिखित संस्कृत प्राकृत शास्त्रों का भाषा में उल्था किया, उल्था माने अनुवाद किया, उनकी टीका की। गोमट सार जी, लब्धि सार जी, क्षपणा सार जी, त्रिलोक सार जी, आत्मानुशासन जी, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय जी पश्चात सर्व धर्मामृत पिपासुओं के लाभार्थ स्वमत मंडन मिथ्यामत खंडन वश नहीं मिथ्यामत खंडन यथा नाम तथा गुणवान भ्रांति विनाशक इस मोक्ष मार्ग प्रकाश, देखो यहाँ पे नाम क्या दिया है, इस मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र की देश भाषा में स्वतः रचना करी। इस ग्रंथ के गुणों की गणना करना तो भुजाओं कर अपार दुस्तर समुद्र का तरना और हाथों से अनंत गगन का मापना है। ये इस ग्रंथ की विशेषता है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। ये ग्रंथ के, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इस ग्रंथ की विशेषता इतनी जबरदस्त है कि हर कोई मतलब कैसे पार करे, इसकी महिमा कहाँ तक गाई जाए। परंतु इतना कह सकते हैं कि जिन मत में जो जो वार्ता स्थूल दृष्टि वाले पुरुषों को असंभव प्रतीत होती है और जिन पर वह बिना विचारे आक्षेप करते हैं, अन्य मती हो चाहे जैनी हो, उन सब का इस ग्रंथ में निर्णय किया तथा उनके ही मत के शास्त्रों से उनके मत की असत्यता और स्वमत की परिपुष्टता स्पष्ट रीति से दिखलाई। ये पांचवें अधिकार में, छठे अधिकार में आपको खूब देखने को मिलेगा। इस समय जो इस दिगंबर जैन लोगों में विद्या का अभाव और मूर्खता का प्रकाश हुआ है, टोडरमल जी के टाइम पर भी ये स्थिति थी, जब ये ग्रंथ छापा गया उस समय भी ये स्थिति थी, और आज भी ये स्थिति यहाँ पे बनती।
दिगंबर जैन लोगों में जो विद्या का अभाव और मूर्खता का प्रकाश हुआ है, उसके कितने ही कारण हैं। देखिए, ये चीज अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बात आज भी प्रैक्टिकल लागू होती है। कारण क्या क्या है वो देखिए। प्रथम तो ग्रंथों की बहुतायत के अभाव से सर्वसाधारण लोगों को ग्रंथ नहीं मिलते। तो वो समस्या तो आज एक तरह से हल हो गई है। ग्रंथ आपको जगह जगह उपलब्ध है, नहीं भी है तो पीडीएफ तो उपलब्ध है ही। दूसरे, ग्रंथों के बहुत मूल्य होने के कारण सब साधारण जन नहीं ले सकते। उस जमाने में तो ये स्थिति थी, जैसे अपन ये देख रहे हैं कि 3 रुपए का उस जमाने में एक ग्रंथ था। मतलब अपन कैसे अंदाजा लगाएं। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग आज के 700-800 रुपए तो होंगे ही सही। उस जमाने के 3 रुपए का भी हिसाब लगा करके देखें तो सोने का भाव क्या था उस हिसाब से आप देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। ज्यादा होंगे, ज्यादा। ज्यादा हजार ही से होंगे भाई। हजार क्या देखिए, है। तो बहुत महंगे होते थे। आसान काम नहीं था ना, शुरुआती थी ग्रंथों। आज भी कोई सस्ते नहीं, अपने जैन ग्रंथ जरूर सस्ते हैं और अपनी संस्थाओं से सस्ते मिल जाते हैं। फिर भी लोगों को कितने महंगे लगते हैं, विचार कीजिए। अरे कोई बड़ी संस्था हो ना, जैसे दिल्ली से या कोई कहीं से प्रकाशित हुए हो, और छोटी छोटी सी पुस्तकें सैकड़ों रुपए की आती है, कभी पुस्तक मेले में जाकर के देख। और हमारे यहाँ पे 400-500 पेज का ग्रंथ 40-50 रुपए में मिल जाता है। लागत कीमत से भी कम में मिल जाता है हमारी संस्थाओं में। तो ये महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों महंगा लगता है बहुत। 10 रुपए भी धार्मिक शास्त्र के लिए खर्च नहीं करना चाहते। और देखिए, ग्रंथों का बहुत मूल्य। तीसरे, मूर्ख लेखकों के लिखने से और फिर शुद्ध न करने से ग्रंथ में सहस्रों अशुद्धियां रह जाती हैं, जिससे पढ़ने वालों की घृणा हो जाती है और यथावत अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए निराश होकर पढ़ना छोड़ दो। इस बात से तो मुझे भी बहुत ऐसा लगता है, ये आज के जमाने में बहुत ज्यादा होता है। मूर्ख लेखकों के लिखने से किसी को 2-4 लाइनें लिखनी आ गई, मान लो मैंने खुद ने नोट्स ही बना दिए और मुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज मैंने ही लिखी। 2-4 लाइनें मैंने तुकबंदी कर ली तो मैं खुद को बहुत बड़ा कवि समझने लग जाऊंगा, या मैं खुद को बहुत बड़ा लेखक समझने लग जाऊंगा। और रुपए की कमी तो है नहीं लोगों के पास। या मैं आपका मित्र हूं या आप मेरे मित्र हो, तो थोड़ा बहुत आपसे सहयोग लेके या आपसे छपवा लूंगा, या मैं आपकी छाप दूंगा। इस तरह से बहुत हो। और आप देखते हैं आजकल लाइब्रेरी ऐसी भरी हुई है, और कोई सारे कोई महान लेखक नहीं है। मूर्ख लेखकों की वजह से अच्छे पाठक मिलना दुर्लभ हो गए। समझ में आ रही है बात। बिल्कुल मूर्ख लेखक जिनको कुछ आता जाता नहीं है, थोड़ी बहुत बातें करने लग गए, थोड़े बहुत क्या कहें लेख लिख दिए, या समझ लीजिए कुछ कविताएं रच दी ऊट पटांग तुकबंदी करके। तो सोशल मीडिया का जमाना है, प्रसिद्धि तो सबको आसानी से मिल जाती है। कोई भी वक्ता हो, कोई भी लेखक हो, 10-15-20 सुनने वाले पढ़ने वाले मिल ही जाते हैं आसानी से। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है आज के युग की। मूर्ख लेखकों की भरमार के कारण अच्छे ग्रंथ लोग पढ़ना छोड़ देते, उनका मन उब जाता है पढ़ने से। तो यथार्थ समझ में नहीं आता और कोई शुद्धि भी नहीं करता उस संबंध में। तो इसलिए ये हमको समझना चाहिए। निराश होकर पढ़ना छोड़ देते। चौथे, अति विनय का पद बंद रहने से शास्त्रावलोकन का अवसर ही नहीं मिलता। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं अरे बहुत विनय रखना, ऐसा करना वैसा करना, उस चक्कर में वो ग्रंथों को हाथ ही नहीं लगा, पढ़ते ही नहीं। ये अच्छी बात है, विनय रहना चाहिए। देखो, इसमें इन्होंने आगे इसी का पक्ष भी लिया है कि भाई विनय रहे, वो सब बातें हैं। लेकिन उस चक्कर में अलमारियों में सजा के रख दो और उसको पढ़ो ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें एक लाइन और खास थी तीसरे पेज पर। हाँ, ये यहाँ पे जो कीमत इन्होंने दे ही रखी है, प्रत्येक पुस्तक का सिर्फ 3 रुपए की कीमत रखी है। और हाँ, ये खास बात, यदि यही पुस्तक लेखक से लिखाया जाए तो किसी दशा में भी 25 रुपए से कम नहीं लगे। 25 रुपए से भी कम नहीं लगेंगे। किस जमाने की बात कर रहे हैं। आज के बच्चे 25 रुपए तो यूं उड़ा देते हैं, कोई चॉकलेट भी नहीं आती बच्चों की, पता नहीं मुझे क्या है क्या। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उनको इतनी महिमा आई और उन्होंने उसको प्रकाशित किया। हालांकि 3 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन तो भी उन्होंने छापा और उसको प्रकाशित किया, बहुत फैलाया, उसका प्रसार भी बहुत। ठीक है ना। ये काम हुआ सन 1897। लेकिन इसमें कमी थी। कमियां क्या थी।
ये जो ज्ञानचंद जी जेनी थे, और इन्होंने जैसा बताया कि भाई विनय तो रहनी ही चाहिए, विनय के बिना तो वो काम होना नहीं चाहिए, ये सब तो उन्होंने दिखाया। लेकिन उसके साथ में एक और चीज है कि विनय के नाम पर हम बहानेबाज न बन जाए। क्या मतलब? विनय के नाम पर बहानेबाज, तो क्या होता है, नहीं देखो ऐसे हाथ नहीं लगाना, शास्त्र को हाथ नहीं लगाना। और बहुत से लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञाएं भी ली होंगी, किन्हीं किन्हीं ने ऐसी प्रतिज्ञाएं भी दिला दी, क्या कि शास्त्रों को हाथ नहीं लगाओगे, नियम लो, कि स्वाध्याय नहीं करोगे, बस पूजा पाठ करोगे, इस तरह की प्रतिज्ञाएं भी बीच में दिलवाई गई। वो पता नहीं किस उद्देश्य से दिलवाई गई। बहुत से लोगों ने तो उसमें विनय का ही बहाना दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि विनय के नाम पर हम शास्त्रों का अभ्यास ही बंद कर दें। बात ये नहीं चल रही कि विनय नहीं रखना, विनय तो पूरा होना ही चाहिए। आप जिन कपड़ों में शास्त्र को हाथ लगाते हैं वो कपड़े इधर उधर के ना हो, है ना, आपके बाथरूम आदि के ना हो, भोजन के ना हो, एक अलग ही उनके वस्त्र रखिए, अलग जगह बैठ करके पढ़िए। आप जहाँ बैठ करके शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, वहां लोग बाग आ रहे जा रहे हो और आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, बोलचाल हो रही हो, है ना, हल्ला गुल्ला हो रहा हो और आप वहां पे डिस्टर्ब होते हो, इस तरह से शास्त्राभ्यास नहीं किया जाता। तो विनय तो रखना, लेकिन विनय के बहाने शास्त्राभ्यास मत छोड़, ये भी बात है। तो ये सबसे पहली प्रति थी जो लिखी गई। इसकी भूमिका में आपने देख लिया होगा कि टोडरमल जी को किस किस तरह के विशेषण उन्होंने दिए। अब जो प्रतियां मैं आपको दिखाऊंगा उनमें क्या क्या विशेषताएं रही वो अपन देखें, है ना, और उससे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक और क्या नया रूप अपने सामने आता है। तो इस प्रति में सबसे पहले तो अपन ने देखा कि एक तो आचार्य समान, ये विशेषण इन्होंने दिया। दूसरी बात कि विषय सूची वहां से मिलना चालू हो गई थी। हालांकि वो विषय सूची वैसी नहीं है जैसे आज आपके सामने बिल्कुल व्यवस्थित, लेकिन तो भी उन्होंने प्रयास किया था। जिनको और विशेष देखना हो, ये सारे ग्रंथ पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। नहीं भी देखें तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं, खास खास चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम समझ लो, पंडित नाथूराम जी प्रेमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी जैन ग्रंथ रत्नाकर बंबई के नाम से चलता था ना, ग्रंथ जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, वहां से बहुत ग्रंथों का प्रकाशन किया गया। तो पंडित नाथूराम जी प्रेमी ने इसके बाद लगभग 14 साल पर सन 1911 में, सन 1911 में नाथूराम जी प्रेमी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपवाया। उनको क्या जरूरत पड़ी? एक जरूरत तो ये कि ये जो लाहौर वाला था प्रकाशन, बाबू ज्ञानचंद जी जेनी का, तो वो प्रकाशन भी पूरा हो गया। और दूसरी जरूरत ये कि उसमें कुछ अशुद्धियां थी। उन्होंने और सब भाषा तो वैसी रखी लेकिन कुछ शब्द बदल दिए, जैसे बहुरी, जातें, तातें, इन सबको उन्होंने अपने हिसाब से बदल दी। तो टोडरमल जी की मूल भाषा वहां पे थोड़ी गायब हो गई। आया समझ में? देखो हर एक ने अपने हिसाब से अच्छा प्रयास किया, लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कुछ कमी रह जाती, या कुछ विपरीतता भी हो जाती। तो आगे वो सुधार होता जाता। आज जो आपको इतना सुधरा हुआ रूप दिख रहा है, इसका इतिहास जानना जरूरी है कि ये ग्रंथ किस किस तरह से होकर के अपने सामने आया है, और इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या मेहनत की। तो सबसे पहले तो बाबू ज्ञानचंद जी जेनी, जिन्होंने इस ग्रंथ का सबसे पहले प्रकाशन किया। दूसरे नंबर पे नाथूराम जी प्रेमी, जिन्होंने 1911 में इसको छपाया। ये प्रति बहुत विशिष्ट है। क्यों है विशिष्ट? क्योंकि एक तो इन्होंने जो प्रकाशन किया उसमें जो कमियां ज्ञानचंद जी ने रख दी थी, उन कमियों को इन्होंने दूर किया। इन्होंने जैसा का तैसा रखने का उपाय किया, है ना, प्रयास किया। हालांकि एक और बात ध्यान रख लीजिए, आगे सन 1950 तक इन्हीं को भी टोडरमल जी की हस्तलिखित ओरिजिनल प्रति, जिससे अपन पढ़ेंगे, वो नहीं मिली थी। 1950 तक नहीं मिली थी। 1950 तक जिन्होंने भी प्रकाशन किया वो दूसरी दूसरी प्रतिलिपियों के आधार पे। और इसके बाद 1911 के बाद जितनी भी छपी, वो सब इस 1911 के हिसाब से ही छपती रही। ठीक है। इसमें खास चीज क्या है? 1911 वाली प्रति आप देखिए, इसके अंदर आपको परिशिष्ट भी मिलेगा, है ना, प्रस्तावना भी छोटी सी है, प्रस्तावना वो मिलेगी, और उसके अलावा परिशिष्ट इन्होंने दिया है ना, उसको अपन यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये जैन हितैषी नाम से एक वो पत्र चलता था पहले, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और ये जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई ने नवंबर 1911, है ना, उस समय इन्होंने छापा था। और एक और चीज बता दूं, इन्होंने ही त्रिलोक सार की भाषा टीका भी सन 1920 में छापी थी। इसी ग्रंथालय से छपी थी, जो फिर उसके 100 साल बाद तक छपी ही नहीं।
फिर अभी किसी ने छापी तो छापी, है ना। इसके अंदर इन्होंने ये सब बातें बताई है कि भाई हमने क्यों छापा है, और ये जीवन चरित्र क्या, जीवन चरित्र तो इनको भी नहीं मिला। देखो ये भी एक गजब की बात रही कि पहले जितना भी प्रकाशन होता गया, इसमें जीवन चरित्र दिया ही नहीं, किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि उनको एग्जैक्ट चीजें मिली ही नहीं कि भाई क्या क्या थे, कैसे थे, ये सब बातें। इसकी विषय सूची और विस्तृत है, जो 1897 में थी उससे ज्यादा विस्तृत विषय सूची इस वाले में मिली। और खास चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसमें एक परिशिष्ट है। वो परिशिष्ट इसलिए भी विशेष है, ये परिशिष्ट, पहला परिशिष्ट तो ये। आप सोचेंगे पांचवा अधिकार जब अपन देखते हैं मोक्ष प्रकाशक का, तो उसके अंदर नीचे तरह तरह के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों के उद्धरण दिए हुए हैं कि कौन से अन्य ग्रंथों में कौन सी बात आई, क्योंकि अन्य मत का निराकरण किया ना, अन्य मत का निराकरण उन्हीं के ग्रंथों के आधार से किया। तो वो ग्रंथ कहाँ से मिले, किसने बताया, तो ये काम नाथूराम जी प्रेमी ने सबसे पहले किया था। सबसे पहले इन्होंने तीन चार उल्लेख यहाँ पे दिए। उसके अलावा जो दूसरा परिशिष्ट है, ये एक विशेष चीज है, ये देखने लायक होगा अपने लिए भी। अपने लिए भी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे अपने पास हस्तलिखित पूरा ग्रंथ मौजूद है, लेकिन हस्तलिखित ग्रंथ में शुरू के 55 पत्र जो हैं वो किसी प्रतिलिपिकार के हैं, मतलब हो सकता है टोडरमल जी के ही हो, फेयर किए हुए हैं वो। और 55 पत्रों के बाद खुद टोडरमल जी के हाथ की पूरी राइटिंग है। अब इनमें ये जो विषय दिए हैं, ये पंक्तियां वो हैं जो किसी किसी प्रति में मिलती है और किसी प्रति में नहीं मिलती। तो जो 1897 में ग्रंथ छपा था उसके अंदर ये प्रतियां नहीं, और इन्होंने कोई और प्रतिलिपि, प्रतिलिपि माने हस्तलिखित दूसरा ग्रंथ, वो देखी तो उसके अंदर उनको वो लाइनें मिली। अब वो लाइनें जो मिली हैं, मजे की बात यह है कि वो अपने जो टोडरमल जी का ओरिजिनल है उसके अंदर भी वो लाइनें अपने को मिलती नहीं। तो वो संभावना उसकी सिर्फ एक ये बनती है कि शुरू के 55 पत्र, शुरू के 55 पत्र, अभी अंतिम समय के पहले मैं आपको हस्तलिखित ओरिजिनल प्रति भी दिखा दूंगा। तो शुरू के 55 पत्र जो संभवतः किसी और लिपिकार के द्वारा लिखे हों, हो सकता है कि उससे वो लाइनें छूटी हों, हो सकता है, एक संभावना बता रहा हूं। और वो लाइनें टोडरमल जी की जो विचारधारा है उससे मेल खाती है, इसलिए उन लाइनों को भी अपन समय समय पर देखेंगे। तो एक बात तो ये भी विशेष आपको मिलेगी जो अपन अभ्यास करेंगे उसमें, कि आपको कुछ ऐसी विशेष बातें भी पढ़ने को मिलेंगी जो शायद प्रकाशित प्रति में आपको दिखेंगी ही नहीं, किसी भी प्रकाशित प्रति। तो ये 1911 की विशेषता थी। फिर इसके बाद छपा था सन 1925 में। माने पहले इतना बहुत जल्दी जल्दी नहीं छपता था। देखो 97 के बाद लगभग 14 साल बाद छपा, फिर उसके 14 साल बाद छपा। अभी तो जैसे ही खत्म होता है फटाफट ऑर्डर दो और 2-4 दिन में तो छप करके तैयार हो जाता। सन 1925 में छपा था काशी से। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ये एज इट इज 1911 की कॉपी थी। 1911 में जो जो बातें थी उन्होंने उसी को कॉपी करके लिख दिया और अपने नाम से प्रकाशित किया। कोई ऐसी विशेष नई बात उसके अंदर नहीं है। 1937 में फिर बंबई से छपा, ग्रंथ रत्नाकर से नहीं, दूसरी जगह से। इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता मैं आपको खुद दिखाता हूं यहाँ पर, आपको देखते ही समझ में आ जाएगी मैं किस विशेषता की बात कर रहा हूँ। ये विशेषता है आचार्य कल्प, ये जो प्रयोग किया गया। देखो ये ग्रंथमाला भी बंबई की, लेकिन ये अलग है, अनंत कीर्ति ग्रंथमाला है ना। और वो ग्रंथ रत्नाकर थी, वो नाथूराम जी प्रेमी की थी, और ये अलग थी, अलग विद्वान की थी, ठीक है ना। पंडित फूलचंद जी भी इसमें जुड़े हुए थे, दूसरे फूलचंद जी, ये अलग है। इसमें भी विषय सूची और बढ़ाकर है, और बढ़ी हुई विषय सूची इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। बाकी इस प्रति में इतनी ज्यादा विशेषता नहीं है, कारण कि प्रकाशक और जिनको ये काम सौंपा गया वो विद्वान, उनमें थोड़ी सी आपस में अनबन भी हो गई। उन्होंने प्रकाशिकी के अंदर स्पष्ट लिख दिया कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं छप पाया, बहुत दुख की बात है, खेद की बात है, ऐसा पता नहीं क्यों, उनमें आपस में क्या परिस्थिति बनी होगी, वो उन्होंने वहां पर लिखा। खैर जो भी रहा हो, लेकिन ये वो प्रति है कि जब से अपने को आचार्य कल्प विशेषण देखने को मिलता है।
आचार्य समान तो पहले ही लिख चुके थे ज्ञानचंद जी लाहौर, है ना। बाबू ज्ञानचंद जी लाहौर वाले वो आचार्य समान तो बता चुके थे, लेकिन आचार्य कल्प जो पहली बार नाम मिला, इसके पहले भी किसी को मिल जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे देखने में नहीं आया। किन्हीं ने पत्रिकाओं में या कहीं पर दे दिया हो तो अलग बात है। बाकी इस ग्रंथ के साथ में, मोक्षमा प्रकाशक के साथ में, टोडरमल जी के साथ आचार्य कल्प विशेषण, ये अपने को पहली बार सन 1937 में मिला। ठीक है। तो ये कुछ एक विशेष प्रतियां थी। अब सबसे खास प्रति सन 1948, आजाद भारत की पहली, यूं समझ लो, अभी तक अपन ने बात की भारत की आजादी के पहले की बात। अब ये आजाद भारत की सबसे पहली मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो छपी थी, वो थी 1948 में छपी हुई लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा संपादित संपादित प्रति। लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री नहीं, लाल बहादुर शास्त्री एक विद्वान हुए, है ना। नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री भी जैन थे क्या, है ना। वो तो क्या थे क्या नहीं थे वो अपने को नहीं पता, लेकिन ये पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना। और ये सन 1948 में इनके ग्रंथ छपा था। इसकी क्या विशेषता है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली विशेषता तो ऐसा समझना कि आपको ये जो हेडिंग नजर आ रही है, या जो विषय का वर्गीकरण है ना, या नीचे जो फुटनोट आपको मिल रहे हैं, अभी तक जितनी भी प्रतियां थी, किसी का माइक चालू है बंद कर लीजिए, है ना, जब मैं बोलूं तब आप पूछ लीजिएगा। तो अभी तक जितनी भी प्रतियां मैंने आपको दिखाई, उनमें फुटनोट वाली प्रवृत्ति नहीं थी। फुटनोट समझता है ना, नीचे। और अभी आपके हाथ में जो भी ग्रंथ होगा, चाहे वो स्मारक से छपा हो, चाहे मंगलायतन से छपा हो, जगह जगह आपको पेज के नीचे फुटनोट मिल जाएंगे कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। ये सब ढूंढने का काम किसी ने किया है तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और मामूली काम नहीं था, उन्होंने काम हाथ में लिया था सन 1942 में। आया समझ में। लेकिन एक और चीज है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पहली हिंदी प्रकाशित प्रति। इसके पहले तक जो छपी थी, 97, 11, 25, 37, उन सब में जो छपी थी वो सब ढूंढारी में छपी थी। लेकिन सन 1948 में जो छपी थी, वो उन्होंने हिंदी अनुवाद करके छापा, और बहुत मेहनत से छापा। हाँ, जितना उनसे बना उन्होंने अच्छे से अच्छा किया। उन्होंने खुद ने ये भी कहा कि ओरिजिनल प्रति तो ढूंढने पे भी मतलब उनको मिली नहीं, मिली नहीं का मतलब वो देख नहीं पाए। उन्होंने बिल्कुल खुल के लिखी है ये बात कि टोडरमल जी के हाथ की हस्तलिखित प्रति तो हमको नहीं दिखी, लेकिन उस समय पर पंडित चेन सुखदास जी न्याय तीर्थ, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। और चेन सुखदास जी वो व्यक्ति हैं कि जिनको श्रेय जाता है टोडरमल स्मारक की रूपरेखा बनाने में। आया समझ में। टोडरमल स्मारक जो आज आपको नाम मालूम पड़ता है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था ये मालूम ही नहीं होगा शायद। पंडित चेन सुखदास जी न्याय तीर्थ, जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं ना, दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उसके प्राचार्य रहे हैं उस जमाने में। और अच्छे विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने इसके दो चार फोटो की व्यवस्था करके पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को भेजी, जिसमें से एक पत्र उन्होंने एज इट इज छापा भी है इसमें। तो चेन सुखदास जी ने इनका सहयोग भी किया, थोड़ी सहायता भी की, लेकिन इन्होंने मूल हस्तलिखित प्रति नहीं देखी थी। नहीं देखी का मतलब कि इनको जो पहले के प्रकाशन मिले, उनके आधार से इन्होंने हिंदी की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ध्यान हो तो पिछली बार जब अपन ने स्वाध्याय किया था मोक्ष प्रकाशक का, वो हालांकि इस दृष्टि से किया ही नहीं था कि पूरा ग्रंथ पढ़ना है, वो तो धीरे धीरे बाद में 7वां 8वां 9वां अधिकार पूरा पढ़ा था। लेकिन उसका उद्देश्य था कि एक हस्तलिखित प्रति के आधार से, मूल हस्तलिखित प्रति के आधार से, वर्तमान जो अपने ग्रंथ प्रकाशित हैं, इनमें कहाँ पर अपने को अंतर देखने को मिलता है, वो संशोधन लगाने के लिए अपन ने वो अभ्यास प्रारंभ किया था। अब ये संशोधन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसी वजह से पड़ी जिस वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने मूल हस्तलिखित का प्रयोग नहीं किया, नहीं कर पाए। तो ऐसा समझना कि जो 1911 में छपी हुई प्रति थी, उसी के आधार से इन्होंने अनुवाद किया। अब मान लो 1911 में जो चीज छपी थी, उसमें कहीं पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, तो वो मिस्टेक अनुवाद में भी आनी ही आनी, वो गलती वहां भी आनी आनी, वो आई 100% है। और वो आगे तक आती गई, है ना, आगे तक आती गई, आज भी मौजूद है।
हो सकता है आपके हाथ में जो ग्रंथ हो उसमें भी वो गलती आपको मिल जाए। मंगलायतन वालों में तो फिर भी बहुत अशुद्धियों का निराकरण कर दिया है, क्योंकि हमारा काम उसी समय चल रहा था, ये संशोधन आदि का। बाकी उसके अलावा जैसे स्मारक से छपी प्रति है या सोनगढ़ से छपी प्रति है, तो उसमें किसी किसी जगह पर वो अशुद्धियां आज भी देखने को मिल जाती हैं। सुधर गई हो तो अलग बात है, बाकी वो मिल जाती। तो उसका एक संशोधन पत्रक हम लोगों ने बनाया था। खैर वो आगे की बात है। अभी तो अपन ये देखें कि इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की में क्या विशेषता रही, इसमें से भी कुछ चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये छपा कहाँ से था, कि ये मथुरा से छपा सबसे पहले। और इसमें इनकी सहायता बहुत विद्वानों ने की, ये खुद भी विद्वान थे, और बहुत विद्वानों के सहयोग से काम संपन्न हुआ। इस प्रति की विशेषता क्या है? एक तो इतनी विस्तृत प्रस्तावना आज तक के किसी भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं थी। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग लाल बहादुर जी की प्रति को एक बार जरूर पढ़ें। हालांकि उसमें कुछ चीजें वो गलत भी दिख जाएंगी आपको, क्योंकि वो नया उसके प्रमाण सिद्ध हो गए इस वजह से, है ना। लेकिन जिन चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया, वो आज के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और टोडरमल जी के परिचय के संबंध में एक मील का पत्थर है, यूं समझ लो। 27 साल की उम्र मानी जाती थी टोडरमल। उस जमाने में बहुत से विद्वानों का यही मत था, और आज भी बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि 27। लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को चैलेंज किया कई प्रमाणों से। वो प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा, जो आज आपको दिखता है ना, जैसे दादा ने पीएचडी की, बाद में दादा ने बहुत महान काम किया उसके लिए, क्या बहुत मेहनत की। लेकिन ये सोचो कि अगर ये प्रश्न खड़े नहीं होते तो इनके जवाब ढूंढे ही क्यों जाते? अगर उनकी आयु 27 साल मानते ही रहते सभी, तो ऐसे सवाल जब खड़े ही नहीं होते तो उनका जवाब भी क्यों ढूंढा जाता? वो 47 साल की उम्र जो सिद्ध की दादा ने, तो उसके पीछे कारण यही है कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। 27 साल की उम्र पर, टोडरमल जी की आयु 27 वर्ष थी, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। वो प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ये प्रति मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ जगह उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी, मैंने पूरी प्रस्तावना देखी उसकी, और उसमें कुछ बिंदु आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये है वो प्रति, ये जो उनको फोटो भेजा गया था चेन सुखदास जी की तरफ से, वो है। इसके अलावा अ, ये ग्रंथ की पूरी सूची है। अब आप देखिए प्रस्तावना में कितने सारे विषय हैं। ये पहली बार टोडरमल जी और मोक्षमा प्रकाशक पर इतना सब लिखने का काम। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए, ग्रंथ चालू हो रहा है, ये मोक्षमा प्रकाश। हाँ एक चीज और जो मैं आपसे कह रहा था नाम के संबंध में, इस चीज में इनसे ये चूक हुई कि इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाश ही नाम समझा, और इन्होंने तर्क दिए उसके लिए। इन्होंने तर्क भी दिए कि भाई इस ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाश होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाश। अब चक्कर ये था कि इन्होंने ओरिजिनल प्रति देखी नहीं थी। ओरिजिनल प्रति नहीं देखने के कारण इनके दिमाग में ये बैठी है, और इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाश है, प्रकाशक नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही है ना। अब आप देखेंगे लगभग 60 पेज, 59-60 तो शुद्धि पत्र है, और उसके पहले विषय सूची 53 पेज की प्रस्तावना, इतनी विस्तृत प्रस्तावना उस जमाने में, है ना। और ये सब टोडरमल जी से संबंधित और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से संबंधित विषय ये इन्होंने दिए। ये संपादकी वगैरह सब है। कुछ विशेष बातें जो आई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो इसके पेज नंबर 12 पर देखिए, इनकी प्रस्तावना की एक विशेष बात और बता दूं। इन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को अ, एक सेकंड, हाँ पेज नंबर 2 और 3 पर आप देखेंगे तो इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तुलना की। कैसी तुलना की? यहीं से आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि टोडरमल जी की महानता किस तरह से सिद्ध होती। ये पैराग्राफ देखिए कि उस समय के विद्वान स्वतंत्र ग्रंथ रचना के लिए अपने आप को अधिकारी विद्वान न पाते थे। ये लाइनें बाद में भी आपने पढ़ी होंगी। और इसी में आपको ये मिलेगा कि टोडरमल जी ने जो ग्रंथ रचना की, उसके बाद में भी गद्य तो लिखा गया,
और स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए, लेकिन स्वतंत्र रचना एक भी इसके आगे नहीं ठहरती। तीन चार उदाहरण इन्होंने लिए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए टेक चंद जी की सुदृष्टि तरंगिणी, इसके संबंध में लिखा। इसके 75 वर्ष बाद विद्वज्जन बोधक, ये पन्नालाल जी संघी का, ये सब नाम सुने होंगे आपने। इसके अलावा यहाँ देखिए गोपाल दास जी का जैन सिद्धांत दर्पण, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोगों की जिज्ञासा हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने अलग अलग ग्रंथों के आधार से ये सिद्ध किया कि इनसे आप मिलान करके देखो, ये टोडरमल जी के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरते। ये देखो इस तरह ये लाइन, इस तरह मोक्ष मार्ग प्रकाश को हम न केवल जैन साहित्य में हिंदी गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, स्वतंत्र ग्रंथ ही पाते हैं, बल्कि वह अपनी उपयोगिता, प्रचार और शैली में उन सभी ग्रंथों से आगे है जो स्वतंत्र हिंदी गद्य ग्रंथों के रूप में बाद के बने। और छंद ग्रंथ भी देखें, यानी कि पद्यात्मक ग्रंथ भी देखें, तो दौलत राम जी की जरूर इन्होंने बोली है छेड़ हालांकि, लेकिन वो भी उसके बारे में देखिए, छेड़ आला को हम गागर में सागर तो कह सकते हैं, परंतु सागर की गंभीरता उस गागर में नहीं देख सकते, जबकि मोक्ष मार्ग प्रकाश प्रकाशक स्वयं एक सागर है और अपने रूप में उतना ही विशाल तथा गंभीर है। ये चीज इसमें खास इन्होंने जो जो बातें ली हैं वो अपन देख रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, जो इन्होंने एक इसकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की महिमा यहाँ पर दिखाई। ये लाइन पढ़ी आप इस पैराग्राफ के ऊपर की, जो ग्रंथ की रचना शैली है इसके ऊपर की लाइन पढ़ी। इस दिशा में हम उसे आगम से कम नहीं समझते और ये कहने को तैयार हैं कि वह हिंदी का सर्वप्रथम स्वतंत्र आगम ग्रंथ है। आप कोई सा भी ऐसा ग्रंथ लेकर के बताओ हिंदी में जो लिखा हुआ, हिंदी पुरानी हिंदी जो भी है ना, अपने आचार्यों के ग्रंथों के अलावा कोई ग्रंथ जिसको आप आगम की श्रेणी में रख सकते हो तो बता दीजिए। यहाँ पे इन्होंने इस बात को लिखा, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात पढ़ने में। ये हिंदी का सर्वप्रथम स्वतंत्र आगम ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ इन्होंने इसको स्वीकार किया। ऐसे ही पेज नंबर 13 पे आप देखोगे, तो पेज नंबर 13 पे इन्होंने यहाँ पे एक गजब की बात सिद्ध की, और वो चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कम से कम दो भागों में बनने वाला था। दो भागों में कैसे बनने वाला था? एक तो पहले से लेकर के 8वें अध्याय तक, ये देखिए ये जो पैराग्राफ है आप इसमें देख सकते हैं, पहले से लेकर 8वें अध्याय तक वो एक भाग, और फिर दूसरा भाग जहां से मोक्ष मार्ग का निरूपण प्रारंभ हुआ, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक। लेकिन शुरू के 8 अध्याय अपन देखेंगे तो उसमें तो मोक्ष मार्ग का वर्णन आया ही नहीं, उसमें तो संसार दशा का, मिथ्यात्व का और बातों का जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है उनका वर्णन आया। मोक्ष मार्ग का वर्णन 9वें अधिकार से प्रारंभ हो रहा था। अब इन्होंने जो तर्क दिया ना वो बहुत गजब का है, वो आज तक मतलब मुझे तो ध्यान में नहीं आया था, किसी को आया हो तो पता नहीं। पहले अधिकार में नमो शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, है ना, पहले अधिकार में नमस्कार का प्रयोग किया ना। और ऐसे ही 9वें अधिकार में भी ये देखिए मंगलाचरण, मंगलाचरण की बात है, नमस्कार शब्द का प्रयोग पहले और 9वें इन दोनों अधिकारों में प्रयोग किया। तो ये एक मंगलाचरण की निशानी की नमस्कार किया जाता, जैसे यहाँ तो वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया, ऐसे 9वें अधिकार में भी नमस्कार किया। तो हो सकता है कि वो एक दूसरा भाग वहां से चालू किया टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग का निरूपण करने का भाग चालू किया, अलग ग्रंथ नहीं, ध्यान रखना। ऐसा ये यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। एक पंक्ति और मेरे को बहुत विशेष लगी थी, ये बहुत विस्तृत है इसलिए अपन पूरी इसको नहीं लेंगे, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये प्रस्तावना बहुत सुंदर लिखी है, टोडरमल जी का परिचय भी इसमें है, इसके अलावा ब्रह्मचारी रायमल जी का परिचय भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। एक पंक्ति और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टोडरमल जी के संबंध में जो इन्होंने लिखी है। समय हो रहा है अपना, हाँ एक और चीज, ये चित्र अलंकार वगैरह ये सब जो आपको आज देखने को मिलते हैं, ये सब सन 1948 में लाल बहादुर शास्त्री जी बता चुके थे। जो जो भी टोडरमल जी के गद्य की विशेषताएं, पद्य की विशेषताएं, ये सब वो दिखा चुके थे। ऐसा नहीं है कि अभी के ही विद्वानों ने सब काम किया है, ये पुराने विद्वानों ने बहुत काम किया। पंडित जी का व्यक्तित्व, ये हेडिंग देने का तरीका ये था, साइड में ऐसा खाली जगह छोड़ के लिख देते थे। यहाँ की शुरू की आप 3 पंक्तियां पढ़िए, बस इसमें आपको आनंद आ जाएगा। पंडित जी जैसे विद्वान थे
वैसे ही स्वभाव के बड़े नम्र थे, अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया था। अब है खास पंक्ति। उन्हें एक दार्शनिक का मस्तिष्क, दयालु का हृदय, साधु का जीवन, सैनिक की दृढ़ता और शहीद की मृत्यु वरदान में मिले थे। आगे तो और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, वो आप उसका विस्तार से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये बातें सुनने में पढ़ने में ऐसा रोमांच हुआ, मतलब मौत भी उनको एक शहीद की मिली, जीवन भी, दृढ़ता देखो, सैनिक जैसी दृढ़ता, एकदम दृढ़ता से अपना काम करते थे, लगन पूरी की पूरी थी। मस्तिष्क विद्वान का था, हृदय बिल्कुल दयावान का, जीवन साधु का। ये टोडरमल जी के जीवन में अपने को देखने को मिलता है। तो ये सन 1948 की जो प्रति है, बहुत काम की है। अभी इसके आगे का हिस्सा मैंने आपको नहीं दिखाया। इसका जो परिशिष्ट है, इसका परिशिष्ट बहुत खास है। इसके परिशिष्ट में क्या क्या बातें आई हैं? एक तो दार्शनिक मतलब फिलोसॉफी, फिलोसोफर, जो फिलोसोफर होते हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। परिशिष्ट के बारे में बताऊं मैं आपको, इसके परिशिष्ट में सबसे पहली बात तो फुटनोट इन्होंने दिए हैं। फुटनोट के अलावा वो जो ग्रंथ जिनका उल्लेख टोडरमल जी ने किया, चाहे वो जैन ग्रंथ हो चाहे अन्य ग्रंथ हो, टोडरमल जी ने हर जगह उस ग्रंथ का नाम और पद्य संख्या नहीं दी थी। कहीं कहीं दी, कहीं कहीं नहीं दी। उन सब पद्यों को ढूंढने का काम किसी ने किया तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। वो आपको उस परिशिष्ट में दिखेगा। तो लाल बहादुर जी ने वो चीज दी जो आज आपको दिख रही है ना। ग्रंथ खोलो, कोई सा भी पेज खोल लीजिए, उस पेज पर आपको फुटनोट मिल जाएंगे, या नीचे कुछ ना कुछ वो छंद लिखा हुआ मिल जाएगा। वो सब किसने दिए? कि वो सब लाल बहादुर जी। इसके अलावा जैन ग्रंथों में ढूंढना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी अन्य ग्रंथों में वो चीजें कहाँ मिलती। क्योंकि लोगों को ये संदेह होता है कि भाई मन गढ़ंत लिख दिया होगा। पांचवें अधिकार और छठे अधिकार में अन्य मत का जो निरूपण किया और खंडन किया, वो अन्य ग्रंथों के आधार से लिखा। अब टोडरमल जी ने हर जगह साक्ष्य नहीं दी, कहीं कहीं दी, कहीं कहीं पे लिख दिया कि उनके ग्रंथों में मिलता है। तो वो कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है, वो सारी चीजें ढूंढने का काम लाल बहादुर जी ने। इसके अलावा परिशिष्ट में एक और चीज दी है। टोडरमल जी ने जहां जहां भी कहानियां, मतलब कुछ कोई किस्सा बताया, कोई घटना बताई, उस घटना की पूरी कथा उन्होंने वहां पे उतारी। इसके अलावा एक और परिशिष्ट दिया, जो जो कुछ विशेष बिंदु हैं कर्णा नियुग के संबंध में या और कोई विशेष बातें हैं, तो उन प्रकरणों को उन्होंने परिशिष्ट में डाला। हालांकि उस परिशिष्ट का एक दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया। क्या दुरुपयोग किया वो मैं आपको कल दिखाऊं, है ना। अभी तो अपना समय हो रहा है। तो इन्होंने बहुत उपयोगी रचना थी जो सन 1948 में छपी। तो खास अपने देखने लायक तीन चार अंक, तीन चार प्रतियां हैं। एक तो जो सन 1911 में छपी, जो सबसे शुद्ध रूप था एक उस जमाने का, जिसकी वजह से ये ग्रंथ प्रचार में आया। दूसरा ये सन 1948 वाली, और तीसरी इसके आगे बताऊंगा 1950 वाली, वो परमानंद जी, जिसके आधार पर आज आप हिंदी अनुवाद पढ़ते हो, उसके आधार पर अनुवाद ही छपा। अभी तक अपन ने जितनी भी बातें की, सन 1948 को छोड़ के बाकी सब ढूंढारी छपी। इसके आगे सन 50 में, 55 में, 60 में, 65 में, यहाँ तक ढूंढारी का प्रकाशन होता रहा। सन 85 में भी ढूंढारी का प्रकाशन हुआ अलग अलग जगह से। इसके बाद सन 67 से, 66 67 से सोनगढ़ और जयपुर से छपना चालू हुई। उसका तो खैर क्या कहें, वो तो रिकॉर्ड तोड़ काम हो गया बिल्कुल। वहां से जितना प्रकाशन हुआ, ये सारा प्रकाशन एक तरफ रह गया। इतना प्रकाशन सोनगढ़ और जयपुर से मोक्षवा प्रकाशक का हुआ है। तो ग्रंथ के प्रचार में सबसे ज्यादा योगदान तो अपने को सोनगढ़ और स्मारक का नजर आता है। लेकिन ग्रंथ को वहां तक पहुंचाने में, वो रूप देने में किसका हाथ है? तो वो अभी तक के विद्वानों का हाथ है। अभी एक और चीज बता दूं, आपके परिशिष्ट में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, वो अभी तक नहीं छपी थी। अभी तक जिन प्रतियों की बात की अपन ने, वो नहीं छपी थी। 1948 तक नहीं छपी। ना वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी छपी, न उपादान निमित्त की चिट्ठी छपी, न परमार्थ वचन का छपी। इन सब का प्रकाशन कब कैसा हुआ, वो थोड़ा सा अपन कल देखेंगे। कल अपन टोडरमल जी का और मोक्षमा प्रकाशक का परिचय भी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल ये परिचय वगैरह का काम पूरा हो जाए, ताकि जल्द से जल्द अपन परसों से मूल विषय प्रारंभ कर सके, है ना। हाँ, एक चीज और दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि मूल प्रति की बात तो की, वो तो दिखा ही नहीं। तो मूल प्रति के भी दर्शन कर लीजिए। ये टोडरमल जी के हाथ की हस्तलिखित ओरिजिनल मूल प्रति है, और ये इसकी रंगीन फोटो है। पिछली बार जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी, उस समय पे हस्तलिखित तो थी,
और मूल भी थी लेकिन उसकी फोटोकॉपी थी, और ये उसकी ओरिजिनल है। ये काटा पीटी से आपको समझ में आ रही होगी। ये तोडरमल जी के खुद के हाथ की लिखी प्रति, और इस प्रति के आधार से अपन पूरा स्वाध्याय करेंगे। तो थोड़ा सा आपको कल कल का सब्र और रखना पड़ेगा। किसी को अगर ये परिचय वाला और इतिहास वाला विषय समझ में नहीं आया हो या कम जमता हो, तो भी भाई जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपने को यहाँ तक ये ग्रंथ सौंपा है, थोड़ा सा अपने को इतिहास जानना चाहिए और उनकी महिमा आनी चाहिए। भाई वो विद्वान नहीं होते, वो लोग नहीं होते, तो आज अपने को ये क्या पता किस रूप में मिलता, किस रूप में नहीं मिलता। और वो सब काम हुए तो अपने को ये मूल ग्रंथ देखने की जिज्ञासा हुई है। ये मूल से ही अपन पढ़ेंगे। आप लोगों के पास हिंदी प्रकाशित है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा। और प्रयास जारी है, वो हस्तलिखित ढूंढारी के आधार से ही वैसा का वैसा ही छप जाएगा। जब वैसा ही प्रकाशन फिर से हो जाए, वैसा का वैसा ही आपको रूप देखने को मिल जाए, तो पढ़ने में भी आपको सुविधा हो जाएगी। फिर भी चिंता मत कीजिए, ये आसानी से पढ़ने में आएगा। ग्रंथ की विशेषता नहीं देखी अभी अपन ने, अभी सिर्फ अपन ने इतिहास देखा। कल अपन ग्रंथ की विशेषता भी देखेंगे, और क्या टोडरमल जी की और मोक्षमा प्रकाशक की महिमा है वो भी कल समझेंगे, और प्रयास करेंगे कल ये पूरा करना। बोलिए। जय जैन पंडित जी। पंडित जी, ये इसका ओरिजिनल तो वहां जयपुर के मंदिर में है ना, जहाँ पे गोदा जी हाँ दिखाते थे। ये हाँ, आपके पास वही है। ओरिजिनल है ये? हाँ, ये ओरिजिनल है। ये उसी ओरिजिनल का है। ये भी कैसे मिली ये भी कल आपको बताऊंगा। तो वो तो जयपुर में मंदिर जी में नहीं है वो, जिसमें गोदा जी हाँ, तो दिखाते? वही जाकर के करी है मैंने वो स्कैन। वो पूरी स्कैनिंग मैंने मेरे हाथ से की है, और वहां जाकर के ही की है। कैसे हुई उसका भी एक छोटा सा इतिहास है, वो मैं आपको बताऊंगा कल। ये सब चीजें इसलिए जान रहे हैं अपन। अभी जैसे जैसे आपको ये बातें मालूम चली, तो मन में थोड़ी सी महिमा तो आई होगी, बढ़ी होगी। जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे, तो अपने आप आपको एक अंदर से अहोभाव रहेगा। इसलिए ये सारा इतिहास और इन विद्वानों का परिचय, और क्या किस तरह से ग्रंथ अपने हाथ में आया, ये अपन देख रहे हैं। कल भी थोड़ा सा इस संबंध में चर्चा करेंगे, और प्रयास करेंगे कल कल में ये बात पूरी हो जाए। ज्यादा लंबा भी खींचना नहीं है, क्योंकि असली रस तो ग्रंथ के अभ्यास में है। अभी नदी में डुबकी नहीं लगी है, अभी तो नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें ही ठंडक मिल रही है। तो जब डुबकी लगाएंगे तब कैसा आनंद आएगा, वो विचार करें। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी सूचना है। अभी अपन जो डेली अभ्यास करते थे, उसमें अपन कर लेते थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो लोग पहले से जुड़ रहे हैं और जो नए भी जुड़े हैं, थोड़ा सा अब और गंभीर हो, और थोड़ा सा मतलब ग्रंथ के प्रति महत्व भी रखें, चर्चा के प्रति भी गंभीरता रहे। इसलिए थोड़ा सा अपन एक इतनी सी मेहनत करेंगे कि आप लोग कुछ भी अगर बोले या बोलना चाहें, पूछना चाहें, तो पहली बात तो बिना रेज हैंड करे कोई भी नहीं बोले। क्योंकि अब मोक्षमा प्रकाशक चलेगा, अपन बिल्कुल उसके रस में डूब करके ये बात करना चाहें कोई भी। और कोशिश ये करें कि पहले कुछ प्रकरण हो जाए, उसके बाद बाद ही अपन रेज हैंड, है ना। जूम पर अपन इसीलिए कर रहे हैं ये सारी चर्चा, ताकि आपको प्रश्न पूछने का या कुछ भी वो भी मौका मिले, कुछ नई चर्चा हो तो वो भी सामने आए। नहीं तो सीधे यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, लेकिन जूम का अपने को लाभ लेना है। लेकिन सभा ना बिगड़े, इसका भी अपन ध्यान रखें। आप लोग रेज हैंड करके ही बोलें, और इसके लिए कोशिश यही करेंगे कि मैं बोल लूं, विषय पूरा हो जाए, तो फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, तो आप लोग पूछें, तो एक वो अच्छा रहेगा उसको। ये थोड़ा सा मेरा निवेदन है आपसे, ताकि एक वो सभा की गरिमा और गंभीरता बनी रहे, वो सब रहे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।